Assalamualaikum. I'm Majid Ali and I kept qualified chartered accountant. After discussing in detail site LC, now we are moving towards usance LC. ठीक है, that is also called delayed LC as well. यूजेंस एलसी में क्या है, साइट एलसी में बेसिकली क्या था कि जैसे ही डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हुए बैंक में, यू हैव टू पे, बैंक हैव टू पे। या तो बैंक ने पेमेंट करना थी अपने फंड से, आपके भी यहाँ पे लोन बुक कर लेता, या इंपोर्टर को कहता कि जनाब पैसे ले आए और जो है ना डॉक्यूमेंट्स ले जाए। ठीक है, इन एनी केस बैंक ने तो पेमेंट करना ही करना थी। ठीक है, अब यूजेंस एलसी है, इस केस में क्या होता है कि आपको सप्लायर का क्रेडिट भी मिल जाता है। मतलब क्या, कि जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आए, बैंक ने एक टाइम, जो बिल जिसे कह लें कि बिल ऑफ एक्सचेंज था, वो साइन करके एक्सपोर्टर के बैंक को दे दिया कि जनाब मैं डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर रहा हूँ और 90 डेज बाद आपको पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, और आपको एक जो इंपोर्टर है उसको 90 डेज का क्रेडिट पीरियड मिल गया। अब इस केस में क्या होगा, आफ्टर 90 डेज अगर बैंक बैंक आपसे ना, जब 90 डेज की मेच्योरिटी कंप्लीट आए, करीब आएगी ना, तो इंपोर्टर बैंक के पास जाएगा और कहेगा कि जनाब मेच्योरिटी आने वाली है। ठीक है, सप्लायर का जो क्रेडिट था वो खत्म हो गया है, आप काइंडली ये लें पैसे और पेमेंट कर दीजिएगा। एक तो ये है, दूसरा ये है कि 90 डेज के करीब जाके अगर इंपोर्टर के पास पैसे नहीं है, तो वो बैंक से कहेगा कि जनाब जो आप जो है ना काइंडली एक एफएटीआर की फैसिलिटी या डिमांड फाइनेंस जो है वो अरेंज कर देंगे। ठीक है, या आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से, अगर आपके पास ऑलरेडी फैसिलिटी है तो उसको एडजस्ट करवा लेंगे। इस तरीके से ये प्रोसीजर जो है वो चल रहा होता है। ठीक है, अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखें, एक्सपोर्टर शिप गुड्स एंड सबमिट डॉक्यूमेंट्स टू एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक कौन सा बैंक है, एक्सपोर्टर का बैंक जो है। एडवाइजिंग बैंक फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द इशुइंग बैंक, इंपोर्टर के बैंक को डॉक्यूमेंट भेज देगा। इशुइंग बैंक चेक डॉक्यूमेंट फॉर कंप्लायंस इफ इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब क्या है कि सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, एलसी टर्म्स वगैरह कंप्लीट हैं, जो कि जो पैकिंग लिस्ट है वही जो है ना, आपका जो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है उस पे वैल्यूज आ रही है, सारी चीजें क्वांटिटी आ रही है, ये सारी चीजें देखने के बाद वो कहेगा अच्छा ओके है, सारी चीजें एज पर टर्म्स ऑफ द एलसी हैं। तो वो जो है एक टाइम ड्राफ्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, जिस तरह डीए डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस में था कि डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस में इसमें क्या फर्क है, डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस में इंपोर्टर साइन करता था कि जनाब मैं पैसे दे दूंगा आपको 90 दिन बाद। ठीक है, अब वो दे ना दे, मसला हो जाए, कोई भी इशू, उसके पास फंड्स ना हो। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि बैंक एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं पैसे दूंगा, इंपोर्टर के पास हुए तो ठीक है, ना हुए तो मैं, जाहिर बात है आपकी उनसे बातचीत चल रही होती है, वो लोन बुक कर लेंगे आपके भी यहाँ पे। तो ये थोड़ा जो है ना साइट एलसी की निस्बत थोड़ा बेहतर एक मोड होता है, क्योंकि इसमें आपको सप्लायर का भी क्रेडिट मिल जाता है कोई 90 डेज का, इंपोर्टर को ना, वो तो उनकी टर्म्स होती है, 90 डेज का मिले, 120 डेज का मिले। ठीक है, एक्सपोर्टर बैंक में डिस्काउंट द एक्सेप्टेड बिल। एक्सपोर्टर का जो बैंक है ना, वो जब उसके एक्सेप्टेड बिल पहुंचेगा तो उस पर लिखा होगा कि 90 दिन बाद मिलेंगे पैसे। ठीक है, तो वो उसको डिस्काउंट भी कर सकता है। वो एक्सपोर्टर को कहेगा कि जनाब 90 दिन बाद पैसे आने ही है, ठीक है, ये ले आप मेरे से आज ही ले लें, लेकिन कम देगा उसको पैसे, वो बेसिकली मार्कअप वगैरह चार्ज कर लेगा, डिस्काउंट कर लेगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। इंपोर्टर बैंक रिलीज डॉक्यूमेंट्स टू इंपोर्टर। इंपोर्टर का बैंक डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर देगा इंपोर्टर को, जैसे ही वो जो है ना साइन हो जाएगा। ठीक है, साइन कर लेगा खुद ही, सिंस पेमेंट इज डेफर्ड, पेमेंट क्योंकि डेफर्ड है, वो डॉक्यूमेंट्स को लेगा और जो है ना कस्टम से जाके गुड्स को क्लियरेंस करवा लेगा। ऑन मेच्योरिटी से 90 डेज और 180 डेज लेटर, इंपोर्टर बैंक डेट्स इंपोर्टर अकाउंट एंड रिमिट पेमेंट टू द एक्सपोर्टर बैंक। 90 डेज के बाद या 180 जो भी टर्म होंगी, वो पैसे जो है ना एक्सपोर्टर बैंक को भेज देगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो ठीक है, नहीं है तो आपके अगेंस्ट जो है ना वो क्या करेगा, लोन की फैसिलिटी बुक कर लेगा। अब एक्सपोर्टर का बैंक जो है वो अ, पैसे जैसे ही आएंगे तो वो किसको भेज देगा, एक्सपोर्टर को। ठीक है, अगर बिल डिस्काउंट करके पहले ही पैसे दे दिए थे फिर तो जाहिर बात है पेमेंट नहीं करेगा, अगर नहीं है तो वो उसको पेमेंट करेगा। की पॉइंट इसमें क्या है, इन एलसी यूजर्स पेमेंट इज नॉट मेड इमीडिएटली, द बैंक गिव्स अ टाइम कमिटमेंट एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट इज मेड ऑन और आफ्टर द मैच्योरिटी डेट। द इम्पोर्टर गेट्स टाइम टू सेल द गुड और यूज देम बिफोर पेइंग। ठीक है, उसको टाइम मिल जाता है इस केस में इंपोर्टर को। टेबुलर कंपैरिजन अगर हम एलसी साइट और यूजर्स का देखें, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम ऑफ पेमेंट साइट एलसी नाम से जाहिर है इमीडिएटली पेमेंट, यूजेंस एलसी में 30 या 180 डेज के बाद। व्हेन बैंक पेज एक्सपोर्टर, बैंक एक्सपोर्टर को कब पे करेगा, साइट एलसी में जाहिर बात है पैसे फौरन मिल गए तो फौरन ही पेमेंट कर देगा, एज सुन एज डॉक्यूमेंट आर वेरीफाइड। और दूसरे यूजेंस एलसी के केस में आफ्टर द पीरियड ऑफ
क्रेडिट पे करेगा। व्हेन इंपोर्टर पेज बैंक, इंपोर्टर कब पे करेगा बैंक को? एलसी साइट के केस में फौरन पे करेगा, अगर नहीं है तो क्या करेगा? एफएटीआर की फैसिलिटी बुक करेगा, ठीक है। और अगर जो यूजेंस एलसी है इस केस में इंपोर्टर कब पे करेगा? मेच्योरिटी डेट पे। अगर मेच्योरिटी डेट पे भी है तो पैसे ठीक है, वरना इस केस में भी एफएटीआर की फैसिलिटी बुक करवा लेगा। बस फर्क इसमें और इसमें क्या है कि इसमें फौरन एफएट अगर नहीं थे पैसे तो बुक करवानी पड़ती थी एफएटीआर की फैसिलिटी, इस केस में मेच्योरिटी पे जाके करवानी पड़ेगी। बीच का जो टाइम पीरियड है बेसिकली आपको एक्सपोर्टर से सप्लायर क्रेडिट मिला हुआ है, ठीक है। तो इस केस में यूजर्स एलसी के केस में ना मार्कअप वगैरह कम ही होता है, क्योंकि आपको 90 दिन तो 90 या 120 डेज सप्लायर की तरफ से मिल जाते हैं, वो फ्री होते हैं। उस मेच्योरिटी डेट पे अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बैंक लोन बुक कर लेता है, तो यार वो 120 दिन वो आपको मिले होते हैं, 20-30 दिन और होते हैं आपके पास। एक बात है, आपका लाइफ साइकिल उसका जो ऑपरेटिंग साइकिल अगर इतना ही बड़ा है तो आपके पास अच्छे खासे इतनी देर में आप तो बेच चुके होते हैं, पैसे वगैरह आ गए होते हैं, तो आप उसको पे कर सकते हैं, तो आपको इंटरेस्ट या मार्कअप कम पड़ता है। इसलिए बैंक से जो है ना यूजर एलसी की लाइन लेना ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके बाद इंपोर्टर के कैश फ्लो क्या है कि इमीडिएट आउटफ्लो होगा साइट एलसी के केस में, और यूजर एलसी के केस में डेफर्ड होगा। कॉमन यूज स्पॉट परचेजेस, अगर आपने फॉरेन परचेज करना है, स्मॉल कंसाइनमेंट है, छोटी हैं, तो इस केस में साइड एलसी ओपन की जाती है। और अगर रेगुलर इंपोर्ट कर रहे हैं, आपके उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लार्ज शिपमेंट आनी है, तो जाहिर बात है आप एक्सपोर्टर को कह देते हैं कि जनाब आपका माल आएगा, हम बनाएंगे बेचेंगे, पैसे आएंगे तो ही आपको पे करेंगे, लिहाजा आप अपना ये जेहन में रख के हमें क्रेडिट पीरियड दीजिएगा। तो ये इनका कंपैरिजन था जी। प्रैक्टिकल नोट में अगर हम देखें तो क्या है कि इफ योर कंपनी नीड टू पे, ऑलवेज रिक्वेस्ट यूजर सेल्फी, ठीक है। अगर आपके पास टाइम टू पे है तो आप हमेशा यूजर एलसी की रिक्वेस्ट करें। इफ सप्लायर इंसिस्ट ऑन साइट एलसी यू कैन स्टिल रिटायर इट थ्रू एफएटीआर, ठीक है। अगर सप्लायर कहे कि नहीं जनाब साइट एलसी ही करना है, तो फिर अब वो आपको एफएटीआर की फैसिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। इन अगर आपके पास पैसे हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, वरना आपको एफटीआर की फैसिलिटी लेनी पड़ेगी। इन यूजर्स एलसी, यूएलसी भी जिसे कहते हैं, द इंपोर्टर डज रिसीव द ओरिजिनल शिपिंग डॉक्यूमेंट्स इमीडिएटली इवन थो पेमेंट विल बी मेड लेटर, ठीक है। बेसिक यूएलसी का केस है, आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाने हैं और आप जो है ना जाकर कस्टम से क्लियरेंस करवाएं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑपरेशनल डिफरेंस बिटवीन साइट एलसी एंड यूजर्स एलसी। क्या डिफरेंस है कि साइट एलसी में आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे ही तब जब आप पेमेंट करेंगे, और यूजर्स एलसी में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फौरन मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बैंक आपके भी आप कमिटमेंट कर लेता है पेमेंट करने की। व्हाट डज डॉक्यूमेंट द व्हाट डॉक्यूमेंट डज द इंपोर्टर रिसीव, इंपोर्टर कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिसीव करता है बेसिकली बैंक से? ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग होता है, कस्टम वाले ये मांगते हैं जब क्लियरेंस करवाने जाते हैं आप। कमर्शियल इनवाइस होती है, ठीक है, एक परफॉर्मा इनवाइस भी होती है पीआई, उसकी बेस पे तो एलसी वगैरह ओपन हो जाती है ना, कॉन्ट्रैक्ट या परफॉर्मा इनवाइस की बेस पे। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स क्लियरेंस करवाने जाते हैं तो कमर्शियल इनवाइस ही होती है। पैकिंग लिस्ट होती है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है कि किस मुल्क से आया है, ठीक है, इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट होता है, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होता है। दीज आर नीडी टू टेक द पोजेशन ऑफ द कार्गो, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एक बंदा आपसे पूछ ले इंटरव्यू में कि जनाब मैंने इस तरह मेरा माल आया है तो बताएं, कस्टम से क्लियरेंस करवानी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैं क्लियरिंग एजेंट को दूं कि वो मेरा माल छुड़वा दे, ठीक है। तो आप उन्हें कहेंगे कि जनाब ये चीजें बड़ी जरूरी हैं, ठीक है। जब होगा होगा तो फ्री कस्टम वाले आपको बात मानेंगे और आपको पेमेंट और जो आपको गुड्स है वो क्लियर करवा के दे रहे होंगे। बेनिफिट्स क्या हैं जी इसके? यूजर्स एलसी के हाई सिक्योरिटी फॉर बोथ पार्टी, बैंक गारंटी पेमेंट, फैसिलिटी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, बिल्ड ट्रस्ट फॉर न्यू बिजनेस रिलेशनशिप, ठीक है, ये इसके बेनिफिट्स हैं। डिसएडवांटेज क्या है जी? हायर कॉस्ट, बैंक की कमीशन होते हैं, एलसी ओपनिंग चार्जेस, अमेंडमेंट चार्जेस, रिटायरमेंट चार्जेस, तो ये थोड़ा ना महंगा पड़ जाता है इंपोर्टर के लिए भी, ठीक है, एक्सपोर्टर के लिए भी। लेकिन देखें ना सिक्योरिटी होती है ना चीज़ों में, जैसे अगर आप दराज से या किसी चीज़ से ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाते हैं, ठीक है, तो वो आपको कहते हैं कि जनाब हम आपको एक फैसिलिटी भी देंगे कि आप ओपन करके देख लें, अगर आपके हिसाब से ठीक आई है पार्सल, ठीक आया है पार्सल, तो पेमेंट कीजिएगा, वरना नहीं। लेकिन इस चीज़ के आपको एडिशनल पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो जाहिर बात है जब आप खोल के देखते हैं तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। अगर वो आपकी रिक्वायर्ड चीज़ नहीं है जो आपने समझ के ऑर्डर की थी तो आप वापस भेज दें, लेकिन उसके लिए आपको पैसे थोड़ा देने पड़ेंगे, वरना क्या है, अगर आप पैसे बचाने के चक्कर में है तो फिर ठीक है भाई, आप जो है ना मैं कहें कि ठीक है जैसे ही पार्सल आएगा मैं पेमेंट कर दूंगा। इस केस में फिर क्या होगा कि जो गुड्स भी आ गई हैं आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन होती है थोड़ी इसमें, टाइज आप क्रेडिट लाइन, ठीक है।
आपको अपनी क्रेडिट लाइंस को देखते हुए चीजों को मंगवाना पड़ता है एलसी के केस में। ऐसे हर काम में ही ऐसे आपको आपकी डेडलाइंस देख के करना पड़ता है, लेकिन एलसी के केस में स्पेसिफिकली आपको चीजें थोड़ा देख के, अगर आपके पास लाइंस अवेलेबल हैं, देन यू वुड गो टू द यूजेंस एलसी और साइट एलसी। नॉर्मली यूज कब होती है? डीलिंग विद न्यू फॉरेन सप्लायर, ठीक है, हाई वैल्यू इंपोर्ट्स, एक्सपोर्टर डिमांड, सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट, रेगुलेटेड और हाई रिस्क कंट्री। ठीक है, अगर आप मंगवा रहे हैं अफगानिस्तान से या किसी ऐसे कंट्री से जहाँ पे गवर्नमेंट की कोई सैंक्शंस हैं, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट की, या कोई और मामलात हैं, ठीक है, आपको लगता है यार मसले मसाइल हो सकते हैं, तो फिर इस केस में एलसी की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि एलसी में बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और बैंक्स नॉर्मली इतनी जल्दी कोई बैंकरप्ट नहीं हो जाते। तो एक थोड़ा सा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कह लें, क्रेडिट रिस्क वो थोड़ा बेहतर होता है बैंक्स का, इसलिए बैंक्स वो करते हैं। ठीक है, फॉर नॉलेज क्या है यूएलसी और डीए कंपैरिजन। ठीक है, यूएलसी में भी पेमेंट डेफर होती है और डीए में भी, डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस में भी। फर्क मेन क्या है? यूएलसी में बैंक कमिटमेंट करता है कि मैं पेमेंट कर दूंगा अगर ना की इंपोर्टर ने, और डीए में इंपोर्टर ही होता है, उसने ही करनी होती है, उसमें बैंक का कोई अंडरटेकिंग नहीं होती। ठीक है, yes, users LC and document accepting do look somewhat similar on the surface, but both involve credit terms, payment after some days। ये इनमें सिमिलरिटी है कि आफ्टर सम डेज पेमेंट होगी, बट दे आर फंडामेंटली डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, गारंटी एंड प्रोसेस। ठीक है, अगर हम इसकी थोड़ी देखें कि कॉमन क्या है इसमें, पेमेंट डेफर्ड होती है 30, 90, 60 डेज, डीए में भी, यूजर्स में भी, डॉक्यूमेंट्स सेंट थ्रू बैंक्स, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद जी क्रेडिट पीरियड जो होता है गिवन टू इम्पोर्टर दोनों में, यूज्ड व्हेन ऑनगोइंग ट्रेड, ठीक है, मॉडरेट ट्रस्ट रिलेशनशिप, ये इनकी वो यूज होते हैं नॉर्मली। सो बोथ गिव टाइम टू पे आफ्टर शिपमेंट। ठीक है, दैट्स व्हाई पीपल ऑफन कंफ्यूज देम दोनों में, क्योंकि एक सिमिलरिटी, इसलिए ना लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार डीए खुलवा लेता मैं, यूज एलसी यूजर्स क्यों खुलवाऊं। ठीक है, लेकिन देखें ये जिनमें कॉमनैलिटी थी, अब इसमें ना कोई डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? बड़ा डिफरेंस जो है ना कोर, वो है बैंक्स कमिटमेंट। एलसी के केस में बैंक की कमिटमेंट होती है, मैं पैसे दूंगा, तो एक्सपोर्टर थोड़ा रिलीफ होता है, कहता है यार खैर है पैसे आ ही जाने हैं। ठीक है, और डीए के केस में क्या होता है कि इंपोर्टर की कमिटमेंट होती है। यूजर्स एलसी में बैंक गारंटी पेमेंट, और डीए में बैंक गिव्स नो गारंटी, ओनली फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, हु अंडरटेक टू पे? इशुइंग बैंक। यूएलसी के केस में जो बैंक एलसी ओपन कर रहा होता है ना, तो बैंक कमिटमेंट करता है कि मैं इंपोर्टर के बिहाफ पे कर दूंगा, और डीए में इंपोर्टर कमिटमेंट करता है कि मैं पे करूंगा, वही सिर्फ लेटर को साइन करता है। ठीक है, और यूएलसी के केस में जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसको बैंक साइन कर रहा होता है। रिस्क टू एक्सपोर्टर यूएलसी के केस में थोड़ा कम होता है, इसमें थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बैंक इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है, आप इसको देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट कब रिलीज होते हैं यूएलसी के केस में? आफ्टर बैंक एक्सेप्ट, जैसे बैंक एक्सेप्ट कर लेता है टाइम वैल्यू ऑफ बिल जो है, बिल ऑफ एक्सचेंज, कि मैं आपको 90 डेज बाद पे कर दूंगा, तो डॉक्यूमेंट्स रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, और डीए कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आप जाकर इंपोर्टर जो है ना, वो डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करके उसकी कॉपीज भेजते हैं, तब डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं। कॉस्ट टू इंपोर्टर क्या है जी? हायर एलसी कमीशन, स्विफ्ट चार्जेस है, और इस केस में लोअर कलेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ये फॉर्मल होती है एलसी, यूसीपी 600 जो है ना, उसमें क्रेडिट लाइंस वगैरह देख के आपको मिलते हैं, थोड़ा फॉर्मल एक प्रोसीजर है। और ये थोड़ा सिंपल है, डीए कॉन्ट्रैक्ट्स, यूआरसी 522 कलेक्शन रूल्स जो है इस पे अप्लीकेबल होते हैं। ठीक है जी, इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें कि डीए क्या है, कि इंपोर्टर प्रोमिस टू पे लेटर, इंपोर्टर खुद प्रोमिस कर रहा है कि मैं बाद में दे दूंगा। यूएलसी में बैंक प्रोमिस कर रहा है कि मैं बाद में दे दूंगा, पैसे बाद में ही जाएंगे, लेकिन फर्क है कमिटमेंट कौन कर रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जी, वादा। तो अगर वादा करने वाला बंदा क्रेडिट वर्दीनेस हो, तो जाहिर बात है उसके वादे की वर्थ भी होती है। सो द डीए इज इक्वल टू बायर प्रोमिस, वायर यूजर्स एलसी इज इक्वल टू बैंक प्रोमिस। एक बंदा आपसे, कोई भी बंदा है, आप इंटरव्यू में बैठे हैं, वो पूछ लें कि जनाब मुझे डीए में और यूजर्स एलसी में एक मेन डिफरेंस बता दें क्या है, आपने बस यही कहना है कि डीए इज इक्वल टू इंपोर्टर प्रॉमिस, यूजर्स एलसी इज इक्वल टू बैंक प्रॉमिस। वो बंदा कहेगा ठीक है जनाब को तमाम प्रोसेस का पता है। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर क्लैरिटी, एग्जाम्पल है, आप काइंडली इसको देख लीजिएगा, नोट्स आपके साथ शेयर होंगे, जो चीज़ें हमने सारी पढ़ी हैं। हम चाह रहे हैं कि हम जो मेन टॉपिक्स हैं उनकी तरफ, जाहिर बात है ये भी मेन टॉपिक्स हैं, लेकिन जो एडवांस टॉपिक उनकी तरफ मूव करें। तो ये एलसी अब मैंने जो आपको बताई है चीज़ें,
और जितनी डिटेल में हम पढ़ रहे हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए ये कोई बड़ा टास्क नहीं होगा, आप इसको कर लेंगे। ठीक है, ये केस बेसिकली बता दिया ना, एक 90 डेज का डीए का केस है और एक 90 डेज का जो है एलसी का केस है, यूजर्स एलसी का। तो ये आपकी असाइनमेंट्स हैं, आप इनको देखिएगा। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है जी फॉर यू इंपोर्टर साइड देखा जाए डीए में और उसमें, बैंक चार्जेस डीए में लोअर होते हैं, इसमें हायर, जाहिर बात है ये थोड़ा फॉर्मल एलसी वाला काम, इसमें चार्जेस वगैरह होते हैं। ठीक है, फाइनेंसिंग फैसिलिटी डीए में ऑप्शन है, आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप जो है ना खुद पे करें। और यूजिंग सैलरी के केस में बैंक, क्योंकि बैंक ने प्रॉमिस करना होता है, तो बैंक आपको प्रॉमिस ही तब करता है कि जब वो आपसे कोई जो है ना इसके अल्टरनेट फैसिलिटी ओपन करवा ले। वो कहेगा कि यार ठीक है, अगर आप ना दे सके तो मैं आपके अगेंस्ट लोन बुक कर लूंगा, आपसे मार्कअप लूंगा। ठीक है, इंपोर्टर प्रेफर करता है डीए को क्योंकि ये चीपर होता है, और एक्सपोर्टर प्रेफर करता है यूजर सेल्सी को। तो दोनों की जब एक उस पे आ जाए तो फिर वो यूजर सेल्सी या डीए की तरफ जाते हैं। ठीक है, सिंपल एक्सप्लेनेशन जी, ये सारी चीजें देख लीजिएगा, सारी वही हैं जो हम पढ़कर आए हैं। इन बोथ केसेस द इंपोर्टर डज नॉट पे इमीडिएटली। ठीक है जी, अकाउंटिंग एंड पेमेंट टाइमिंग, अगर हम इसमें देखें कि अकाउंटिंग आपने क्या करनी है, पेमेंट वगैरह, मतलब किस टाइम आपने सप्लायर की लाइबिलिटी बुक करनी है, किस टाइम आपने बैंक की लाइबिलिटी बुक कर लें, तो ये डीए में व्हेन डॉक्यूमेंट रिसीव्ड, जैसे ही डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाए, डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस है, आपने एक्सेप्टेंस दी जाके, लाइबिलिटी टू सप्लायर क्रेडिट कर लें आप। ठीक है, आप उसी टाइम लाइबिलिटी जो है ना वापस आते ही अपने सिस्टम में एंट्री डालें, जैसे ही गुड्स आई आपने एंट्री तो तभी करनी है, मतलब गुड्स अकाउंट डेबिट जीआरएन करते हुए। लेकिन आपने जब डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करके आए ना, तो बेसिकली आपने एक अपनी प्रैक्टिस से कह लें कि अपनी कमिटमेंट शो कर दी है कि मैं पे करूंगा। ठीक है, जो ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं ना उसमें भी हम कमिटमेंट शो कर रहे होते हैं कंटीजेंसी एंड कमिटमेंट के नोट में। तो वो बेसिकली यही चीज़ें होती हैं कि जो आपने डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए होते हैं ना कि मैं इतनी पेमेंट कर दूंगा 90 डेज बाद, तो आपने वो उसमें शो करना होता है कि जनाब अभी जो कैश फ्लो है ना वो एक्चुअल ये है, लेकिन 90 दिन बाद ना इन्होंने साहब रादरान ने जो है ना कमिटमेंट की हुई है कि आप इतने पैसे पे कर रहे हो बैंक को। ठीक है, तो वो आपने डिस्क्लोज करने होते हैं कि आप जो है ना शेयर होल्डर्स को अच्छी इंफॉर्मेशन, रिलायबल इंफॉर्मेशन दे रहे हो। और यूजिंग सेल्सी के केस में लाइबिलिटी टू बैंक क्रेडिट, इस केस में बैंक की लाइबिलिटी क्रेडिट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखें इसमें बैंक ने फाइनेंस करना है ना, बैंक ने पेमेंट करनी है, तो इस केस में बैंक की लाइबिलिटी को करेंगे। व्हेन पेमेंट मेड टू बैंक, जब बैंक को पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो डीए कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जब बैंक को पेमेंट कर देते हैं तो आप जो है ना आपने जो लाइबिलिटी बुक की होती है उसकी सप्लायर की, वो आप खत्म कर देते हैं, लाइबिलिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट कर लेते हैं। ठीक है, और यूजर सेल्सी के केस में आप क्या करते हैं, उस टाइम फिर बैंक को क्रेडिट कर लेते हैं आप। यूजर सेल्सी के केस में वो यही है ना कि अगर आप पैसे लेकर पहुंच गए बैंक के पास कि जनाब ये ले पैसे, अब मेरी मेच्योरिटी आ गई, पे कर दें, तो वेल एंड गुड, वरना बैंक आपके भी यहाँ पे लोन बुक कर लेगा। ठीक है, पॉसिबल फाइनेंसिंग डीए में भी एफएटीआर की और डिमांड फाइनेंस की हो सकती है। ठीक है, और यूजर सेल्सी में भी ये फाइनेंसिंग फैसिलिटी हो सकती है, क्योंकि दोनों में पेमेंट बाद में करनी है, तो बाद में पता नहीं आपके पास पैसे हो ना हो, अभी नहीं है वो पता नहीं बाद में भी ना हो, तो इसीलिए आप जो है क्रेडिट लाइंस वगैरह लेकर ही चल रहे होते हैं। एलसी रिटायरमेंट का मतलब क्या है, सिंपली हम सुनते रहते हैं एलसी रिटायरमेंट, एलसी रिटायरमेंट बेसिकली है क्या, द इंपोर्टर पेज द बैंक एंड टेक पोजेशन ऑफ द ओरिजिनल शिपिंग डॉक्यूमेंट्स सो दे कैन क्लियर देयर गुड्स फ्रॉम कस्टम। इट इज द फाइनल सेटलमेंट स्टेप इन लेटर ऑफ क्रेडिट साइकिल। लेटर ऑफ क्रेडिट का जो साइकिल है ना, जब आप इश्यूइंग बैंक, अपने बैंक के पास इंपोर्टर गया था, कह था कि जनाब खोल दें एलसी, उस से लेके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने तक साइकिल एलसी का कंप्लीट हो जाता है। इसको हम रिटायरमेंट ऑफ एलसी भी कहते हैं, और इस पे भी बैंक आपसे कुछ डिडक्शन करता है चार्जेस की। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें, व्हेन इंपोर्टर गेट्स डॉक्यूमेंट साइट एलसी में ओनली आफ्टर पे, ठीक है, साइट एलसी में आपको डॉक्यूमेंट्स ही मिलेंगे तब जब आप पे कर दें या आप बैंक से फैसिलिटी ले लें। यूजेंस एलसी में आपको इमीडिएटली डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं 90 दिन बाद पे करूंगा। ठीक है, मतलब इसमें पेमेंट डिलेड होती है। तो इसमें एलसी रिटायर कब हुई, जब पेमेंट हुई, जब आपको डॉक्यूमेंट्स मिले। और इसमें कब हुई, जब आपने बिल ऑफ एक्सचेंज साइन किया और डॉक्यूमेंट्स लेकर चले गए। व्हेन डज एलसी रिटायरमेंट, इसमें इमीडिएटली, और इसमें कब, ऑन मेच्योरिटी।
बेसिकली इसमें एलसी जो है ना रिटायर कब हो रही है, मेच्योरिटी पे। बेसिक वो एलसी खत्म हो गई है क्योंकि वो एलसी एक्सटेंड हो गई ना, 90 डेज का उसका सप्लायर का क्रेडिट पीरियड आ गया। ठीक है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स पहले ही मिल गए, आप जाके डॉक्यूमेंट से क्या कर सकते हैं, अपनी गुड्स को क्लियरेंस करवा सकते हैं। डज इम्पोर्टर, क्योंकि देखें ना एलसी रिटायरमेंट का मतलब है क्लोज होना, क्लोज तभी होगी ना जब आप मेच्योरिटी पे जाके पेमेंट कर देंगे, या आप पेमेंट कर देंगे बैंक को, ठीक है, यूएलसी के केस में, या क्या करेंगे आप बैंक के अपनी बुक्स में बैंक का लोन खड़ा कर लेंगे। ठीक है, डज इम्पोर्टर गेट क्रेडिट, साइट एलसी के केस में इम्पोर्टर को कोई क्रेडिट नहीं मिलता, फौरन पेमेंट करना होती है सप्लायर वाला, और इस केस में आपको मिलता है। बैंक पेज एक्सपोर्टर, साइट एलसी में इमीडिएटली पे करेगा और इसमें क्रेडिट पीरियड के बाद करेगा। तो जी ये थी साइट एलसी। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको एलसी, उसकी टाइप्स, उसका प्रोसेस, उसकी अकाउंटिंग, उसमें निटी गिटी जो इन्वॉल्व हैं, कम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व हैं यूजर्स में, साइट में, वो आपको एक इंतहाई एफिशिएंट वे में, प्रैक्टिकल वे में आपको बताई जाए, कंपैरिजन के साथ बताई जाए, सिमिलरिटीज के साथ बताई जाए, और आई होप कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें ये समझ आई होंगी। ठीक है, आगे जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्ट इंपोर्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी। वही बेसिकली पोस्ट इंपोर्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी अगर मैं ओवरव्यू दूं कि कब जो है ना ये ट्रिगर होती है, कि जब डीए कॉन्ट्रैक्ट हो या यूएलसी का कॉन्ट्रैक्ट हो या साइट भी हो, कि पेमेंट फौरन हो जाएगी, ठीक है, बैंक कर देगा, तो आप उस टाइम जो है ना वो ले लें, फैसिलिटी ले लें। तो ये इस तरह से चल रही होती है। अब देखें ये कोई ना ऐसी चीजें नहीं होती कि कोई शॉपकीपर से आप चीज लेने गए और फौरन आपके उसने पैसे दिए, आपने पैसे दिए और फौरन ले, नहीं, आपको पहले चीजें मैनेज करना पड़ के चलना पड़ती है, प्लानिंग करके चलना पड़ती है, जिसे फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। आपने अपने बजटिंग फोरकास्टिंग को, चीजों को मैनेज करके चलना होता है। ठीक है जी, ओके जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, पोस्ट इंपोर्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी दैट इज लिंक्ड विद अदर्स लाइन, जो कि हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। और आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप एलसी, ठीक है, क्लीन पेमेंट्स वगैरह, हमने 3 पेमेंट्स पढ़े हैं ना मेजर पेमेंट्स के, एक क्लीन पेमेंट्स पढ़ा, दूसरा डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन पढ़ा, और तीसरा एलसी वाला हमने आज कंप्लीट किया। ठीक है, ये 3 ही मेजर पेमेंट टर्म्स हैं जो अलाउड बाई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होते हैं फॉर कमर्शियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, जो कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल भी इन्हीं को परमिट करता है। अब ये है कि जब आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, इंपोर्टेड माल आ गया है, पोस्ट इंपोर्ट इंपोर्ट होके आ गया है, आपके घर आ गया है, दरामदात हो गई है, आपके दरवाजे पे आ गया है, अब आपने क्या करना है, पैसे नहीं है, तो इसके लिए फाइनेंसिंग फैसिलिटी कौन सी है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज लेक्चर ऑन द इन द कमिंग जो है ना लेक्चर्स, इंशाल्लाह जी। होपफुली यू विल बी डूइंग बेस्ट, एंड आई रिक्वेस्ट यू कि काइंडली आप लेक्चर्स कंप्लीट करें और फिर इन लेक्चर्स की तरफ आएं, एक सीरीज ऑफ जिस तरह चली हुई है ना उस पर लेकर आए, तो आपके माइंड में चीज़ें एक जो है ना साइकिल बनता रहेगा, एक सीरीज बनती रहेगी, और आप बड़े अच्छे से समझ पाएंगे, और आपको ये सारी चीज़ें डिसीजन लेने में हेल्पफुल होंगी। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।